दिस इज नौजवान। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है। तो इसके ऊपर बात करने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जब हम बड़े हुए तो बचपन से ही हमें यह सिखाया गया है कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो अमेरिका है। जाहिर सी बात होगी, अमेरिका के अलावा भी बहुत सारे लोग यानी यहूद और नसरा यानी ईसाई और यहूदी जो है दोनों इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन जब हम हालिया तारीख में अमेरिका की तारीख के ऊपर नज़र डालते हैं तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि अमेरिका की सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जो इनकी खारजा पॉलिसी के मफाद के खिलाफ हो। और इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। अमेरिका हर उस शख्स को या हर उस मुल्क को अपना दुश्मन समझता है जो इनके मफाद के खिलाफ जाता है। अमेरिका फिर ये नहीं देखता कि इनका मज़हब इस्लाम है या इनका मज़हब ईसाई है या इनका मज़हब जो है वो हिंदू है। हाँ, एक बात ज़रूर है, अमेरिका यहूदियों की बहुत बड़ी सपोर्ट करता है क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो अक्सरियत जो है वो यहूदियों की है। लेकिन ये बात हमें समझना पड़ेगा कि गुज़िश्ता दिनों के दरमियान सदर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान एक जंग की सी कैफियत है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह अमेरिका की मफादात के खिलाफ, इनकी खारजा पॉलिसी के मफाद के खिलाफ जाना है। और इसके पीछे 3 बड़ी रीज़न है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह डिस्कस करना, मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि देखिए, जो रशिया जो है वो एक ईसाई, यहाँ पर वहाँ पर ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो ईसाई की है। तो अमेरिका इसके खिलाफ है, हालांकि वो तो मुसलमान नहीं है। अमेरिका को चाहिए कि वो उनके खिलाफ नहीं जाए, हाँ, लेकिन वो इनके मफाद के खिलाफ जाता है तो फिर उनके मजहब को वो नहीं देखता। वो इस मुल्क को और इस कौम को टारगेट करता है और इसके ऊपर हमला कर देता है और इसके लिए मुश्किलात पैदा करता है। इसी तरह अगर हम बात करें सऊदी अरब की, सऊदी अरब एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन सऊदी अरब के जो इसी तरह यानी दूसरे ये दुबई के जो शेखान हैं, इसी तरह कतर जो है, और सबसे बड़ी एग्जांपल जो शाम के अंदर आप देख सकते हैं, इससे पहले बशार अल असद की हुकूमत थी जो बिल्कुल यानी क्लियर शीप भी करता था और बिल्कुल जो है अंग्रेज़ और बशार अल असद के दरमियान कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अब जो मौजूदा शाम के अंदर हुकूमत कायम की गई है अमेरिका की मदद से, सऊदी अरब की मदद से, वो बिल्कुल सूफियाना है, सूफी इंसान है और आप इसको देख भी सकते हैं। लेकिन वो अमेरिका की मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अभी भी फ़लस्तीन के ऊपर जब हमला किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। तो जब सऊदी अरब हो गया, इस तरह दो और दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हो गए, तो जब वो अमेरिका की मफाद की तहफ़्फ़ुज़ करता है तो फिर इसके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती। फिर आपका मज़हब जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ हो, फिर वो आपको कुछ भी नहीं कह सकता। तो ये दूसरी मिसाल है। इसी तरह जब हम पाकिस्तान और भारत की बात करते हैं तो देखिए, इससे पहले पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत थी, तो इमरान खान जो है वो अमेरिका की मफाद के खिलाफ थे। तो अमेरिका की जानिब से इसके ऊपर बहुत दबाव डाला गया, इसको डराने धमकाने की भरपूर अंदाज में कोशिश की। लेकिन इमरान खान चूंकि असाबी तौर पर एक मजबूत असाब का मालिक है, इमरान खान ने इन तमाम चीज़ों को रद्द कर दिया और अपनी खारजा पॉलिसी एक खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बनाई और ये अमेरिका को पसंद नहीं आया। लेकिन चूंकि और इस वक्त यानी उस वक्त के ज़माने को जब हम देखते हैं तो अमेरिका जो है, चूंकि पाकिस्तान इमरान खान एक्चुअली वो इसके खिलाफ था, तो वो ज़्यादातर जो है भारत के करीब हो गया और नरेंद्र मोदी के साथ हर किस्म के ट्रेड वगैरह ताउन बढ़ाने के ऊपर भरपूर अंदाज में जोर दिया। लेकिन जब यहाँ पर जनरल बाजवा ने अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया तो फिर इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान भी अब उनके लिए वैसा ही है जैसे कि सऊदी अरब है, जैसे कि शाम है, जैसे कि कतर है, जैसे कि और दूसरी ममालिक हैं। दूसरी तरफ हम ईरान को देखते हैं तो ईरान इनके खिलाफ है, तो इसके ऊपर हमले भी कराए गए और मुख्तलिफ किस्म की एक्सटेंशन यानी सेंक्शन भी इनके ऊपर लगा दिए गए। और इसी तरह इनको मज़ीद भी ठर्च यानी मज़ीद भी कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के मफाद के खिलाफ जाता है। इसी तरह अभी मौजूदा वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान एक गुमसान की जंग की कैफियत जारी है। और चूँकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है और वो बार बार भारत को टारगेट भी करता है और उनको धमकी भी लगाता है। भारत चूंकि अभी तक खामोश है और वो इनके साथ डील करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर भी है, वो आपके ऊपर सैंक्शन भी लगा सकते हैं, आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। इसी वजह से जो भारतीय हैं और नरेंद्र मोदी की हुकूमत है वो एहतियात से काम ले रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि इन दोनों के दरमियान जो बुनियादी झगड़ा है वो कब शुरू हुआ? वो शुरू हुआ जब प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रही थी अमेरिका के अंदर। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपने कैंपेन के लिए बुलाया था। तो पाकिस्तान तो बाहर की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम सिर्फ सदर ट्रंप की जो रैली है इसमें नहीं जाएंगे, दूसरी जो ट्रंप की यानी ट्रंप के मुकाबले में जो दूसरा कैंडिडेट है हमेला खारिस,
ان کی یعنی دونوں کے اندر ہم شرکت کریں گے. پھر کسی وجہ سے جو کمالا ہارس کی جو یعنی اس کے تقریب میں کسی وجہ سے نریندر مودی نے شرکت نہیں کی تو وہ پروگرام کینسل ہوا. تو ٹرمپ نے جب ان کو بلایا تو یہاں پر بھارت کی جو حکومت تھی انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہم ٹرمپ کی جو کمپین ہے وہاں پر ہم جائیں، کیونکہ پھر ایک جانبداری سی کا تصور کو ملتا تھا. تو چونکہ پھر صدر ٹرمپ جو ہے صدر بن گیا تو وہ وہ بات صدر ٹرمپ کی دل میں بیٹھی تھی، تو اب ایک طرح کا وہ بدلہ بھی ان سے لے رہا ہے. دوسری بات، جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی کیفیت جاری تھی تو امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ان کو بار بار سمجھایا کہ آپ حملہ نہ کریں اور آپ اس کو روکیں، چونکہ پاکستان میں ان کے جہاز یعنی پاکستان نے ان کی جہاز گرائے تھے تو نریندر مودی اتنے آسانی سے پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے. تو ٹرمپ کی بار بار کہنے کے باوجود جو ہے نریندر مودی نے اپنے حملے نہیں روکے. تو صدر ٹرمپ کو تھوڑا سا یہ بھی محسوس ہوا کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوں، میں امریکہ کا صدر ہوں اور میری بات کو نریندر مودی اتنی توجہ نہیں دیتے. تو اس وجہ سے بھی اب ان کو تھوڑا سا دبانے کی کوشش صدر ٹرمپ کر رہے ہیں. تیسرا جو سب سے بڑی اور مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے بھارت کی جو مارکیٹ ہے وہ امریکہ کے لیے کھولنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح جو بھارت زیادہ تر اسلحہ اور انرجی کی جو قیمتیں ہیں انرجی کے اوپر جو انحصار کرتا ہے وہ رشیا کے اوپر کرتا ہے. تو امریکہ کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نریندر مودی کے اوپر بھرپور انداز میں دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کریں اور ہماری طرف آپ اپنی رخ کو موڑیں. تو یہی وجہ ہے کہ اسی دوران پاکستان کا آرمی چیف جو سید عاصم منیر ہے اس کی جو ہے ویلیبلٹی بھی یعنی ان کی جو ضرورت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج کل آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو کہانیاں ہیں اور جو اچھائیاں ہیں آپ امریکہ کی حکومت سے سن سکتے ہیں. اگر آپ ان کے بارے میں جو یہاں پر قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور انسانی حقوق کی تحفظ کی پامالی ہو رہی ہے، جب آپ وہاں پر امریکہ میں آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب نہیں دیتے، اس سے گریز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی یعنی امریکہ کی سپورٹ ان لوگوں کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے یہ لوگ اتنی بدردی کے ساتھ اس طرح کے کام بھی کر رہے ہیں. حالانکہ اگر ہم ابھی موجودہ دیکھیں پاکستان میں کوئی ڈیموکریسی تو ابھی نہیں چل رہی، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ قومی اسمبلی کا جو اپوزیشن لیڈر ہے، اسی طرح یعنی سندھ کا جو اپوزیشن لیڈر ہے اور سب سے بڑی صوبہ جو ہے پنجاب کا جو اپوزیشن لیڈر ہے، ان کو نااہل بھی کیا گیا ہے، ان کو 10 سال کی سزا بھی سنائی گئی ہے. تو جب کسی ملک کے اندر اس طرح کے حالات ہو آپ اس کو جمہوریت کہہ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن چونکہ امریکہ کے مفاد کے خلاف یہ لوگ نہیں ہے تو امریکہ کی بھرپور سپورٹ ان لوگوں کو حاصل ہے. تو یہی چند وجوہات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کری کہ امریکہ کے لیے ہر وہ ملک یا ہر وہ شخص دشمن ہوتا ہے جو ان کی مفاد کے خلاف جاتا ہے. تو یہ تھوڑی سی بین الاقوامی خبریں تھی تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.